नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। अब तक का जो उनका रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि उन्हें कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय नियम, देश के नियम और कानून, इनसे उनका कम संबंध है। उन्हें भाषण देने और लोगों की भावनाओं के साथ में कम्युनिकेट करने में मजा आता है। अचानक नरेंद्र मोदी को जो कच्चा थीबू की याद आई, कच्चा थीबू जो द्वीप की याद आई, उसका एक प्रसंग है जो कि बताना बहुत जरूरी है। वो प्रसंग ये है कि कच्चा थीबू द्वीप के प्रसंग में ये जो रामेश्वरम है और खासतौर पर ये कन्याकुमारी और उसके आसपास का इलाका जिसे हम लोग रामनाथपुरम कहते हैं, इस रामनाथपुरम के इलाके के लोगों, मछुआरों ने खासतौर पर, वहां एक फेस्टिवल हो रहा था, उस फेस्टिवल के बहिष्कार का फैसला किया। और वो फेस्टिवल जो है वो 2 दिन का था। और ये फैसला उन्होंने इसलिए किया कि कच्चा थीबू जो द्वीप है वहां पर उनको मछली पकड़ने जाते थे तो असुविधाएं हो रही थी और गिरफ्तारियां हो रही थी उनकी। तो वे इस गिरफ्तारी के प्रतिवाद में मछुआरे 2 दिन से बहिष्कार कर रहे थे। और ये जो फेस्टिवल था, ये फेस्टिवल एनुअल फेस्टिवल जो से होते हैं उनके हैं। अब समस्या ये है, और ये फरवरी में 2024 की फरवरी में ये फेस्टिवल था। अचानक आउट ऑफ द वे जाके नरेंद्र मोदी को याद आया कि ये जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। और उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कच्चा थीबू जो है द्वीप हमारा है, हम इसके मालिक हैं, कांग्रेस ने दगा की है, वगैरह वगैरह ये कह के उन्होंने एक पहले तो भाषण दिया, उसके बाद में उनके चंटू मंटू लग गए, उसके बाद उनका विदेश मंत्री लग गए और विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र मोदी को, जैसा कि मैंने कहा कि कूटनीति और कूटनीति के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जिनसे कूटनीति बंधी हुई है, ये सच है कि मछुआरों को मछली पकड़ने में परेशानी हो रही है और मछुआरों की इस समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए। लेकिन कच्चा थीबू द्वीप वापस लिया जाए, ये तो मछुआरों की मांग नहीं थी। मछुआरे जाके मछली पकड़े और उनको पकड़ने का यह अधिकार भी है। जो 1974 का जो एग्रीमेंट साइन किया गया था श्रीलंका के साथ, उस एग्रीमेंट में साफ है कि कच्चा थीबू द्वीप के समुद्री इलाके में श्रीलंका और भारत के जो मछुआरे हैं वे आराम से मछलियां पकड़ सकते हैं और वहां कोई बाधा नहीं खड़ी की जाएगी। उसके लिए कोई परमिशन और परमिट की भी जरूरत नहीं है। वो नाव जाती है, उनकी नावों के भी परमिशन और परमिट की जरूरत नहीं है। यह उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। इसके बावजूद ये प्रसंग उठाया गया और उछाला गया। मैं अभी फिलहाल मछुआरों की समस्या पर, मेरा मानना है कि उस पर एक मानवीय दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जानी चाहिए श्रीलंका की सरकार से। वो एक स्वाभाविक और जेन्युइन मसला है, उसे कम करके मैं नहीं देखता। मेरी समस्या यह है कि ये जो कच्चा थीबू द्वीप है, इस कच्चा थीबू द्वीप को
भारत सरकार अपना क्यों कह रही है और नरेंद्र मोदी अपना क्यों कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी ये बोल के क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर नरेंद्र मोदी सचमुच में ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम है। और अगर वो इस इलेक्शन के खाली एक भाषण के लिए, लोगों को उत्तेजित करने के लिए, कांग्रेस को थोड़ा सा मतलब जिसे कह के उसके ऊपर काली पोतने के लिए कह रहे हैं तो एक अलग चीज है। पहले तो ये बात ही पूछी जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस कच्चा थीवू द्वीप के बारे में पिछले 10 साल में क्या किया। क्या उन्होंने श्रीलंका की सरकार से अनुरोध किया कि हम इस द्वीप को वापस लेना चाहते हैं? क्या उन्होंने लिख के दिया उनको? नहीं। नरेंद्र मोदी स्वयं 2015 में श्रीलंका गए थे और वहां जो उन्होंने भाषण दिया था वो भाषण इंटरनेट पर उनकी ही वेबसाइट में उपलब्ध है। नरेंद्र मोदी ने उस द्वीप के बारे में एक शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में उस द्वीप के बारे में एक शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने उस द्वीप के बारे में पार्लियामेंट में एक सेंटेंस नहीं बोला कि यह द्वीप हमारा है। नरेंद्र मोदी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक शब्द नहीं बोला कि यह द्वीप हमारा है। अचानक नरेंद्र मोदी को इल्हाम हुआ कि आरटीआई से पता चला है, बीजेपी को, तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट को। बीजेपी केंद्र सरकार चलाती है और बीजेपी का व्यक्ति नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के पास में देश की सारी फाइल है, देश के सारे एग्रीमेंट है। उसे तो आरटीआई की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कहते हैं कि आरटीआई से पता चला। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से ट्वीट और आरटीआई का सम्मान करते हैं। अरे आरटीआई के जरिए जो सूचना गई है वो तो आपके दफ्तर से ही गई है। आप खुद कह सकते हैं मेरे दफ्तर में क्या लिखा है। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जो दस्तावेज नरेंद्र मोदी के दफ्तर में है वे आरटीआई के जरिए सूचना दी गई है। उन आरटीआई को जो है वो बेस बना के क्यों बात कर रहे हैं? आरटीआई से और भी बहुत सारी सूचना गई है नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर ट्वीट नहीं करते। जो सूचनाएं नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती है, नरेंद्र मोदी का मुंह उस पर एकदम सिलाई किए रहता है। तो पहली चीज यह कि आरटीआई को, जो कि उनके ही दफ्तर से दी गई सूचनाएं, उनकी सरकार के द्वारा दी गई सूचनाएं, उसको आधार बनाकर ट्वीट करना अपने आप में राजनीतिक तौर पर सही नहीं है। नरेंद्र मोदी तो कम से कम अपने दफ्तर के प्रति तो एक ईमानदारी बरतें और अच्छा व्यवहार करें। और जो उनके चंगू मंगू हैं, जो तमिलनाडु के प्रेसिडेंट, उनके बारे में भी आप सोचिए। सरकार उनकी और वो आरटीआई कर रहे हैं। अरे तुम वैसे ही पता कर सकते हो अपने मंत्री को पूछ के, आरटीआई करने की जरूरत क्या है तुम्हें? इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हर चीज कितना हल्के से लेते हैं और कितनी गंभीर चीजों को उठाते हैं। दो एक चीजें जो कि पहले बतानी बहुत जरूरी है आप लोगों को, वो ये कि ये जो कच्चा थीवू द्वीप है, ये द्वीप 1506 से लेकर 1638 तक पुर्तगीज शासन के तहत था और उसके बाद ब्रिटिश शासन के तहत रहा। और इसके साथ में ये जो इलाका है रामनाथपुरम का, जिसके रामनद नाम से राज्य हुआ करता था, उसके राजा, उनकी वहां जमीन है, वो उनकी एक तरह से जमींदारी है वो, जैसा कि उनका दावा है। और ये जो जमीन है, वो जमीन पर उनकी जमींदारी थी तो वो टैक्स भी वसूल करते थे। 1947 तक उन्होंने टैक्स वसूल किया है। सवाल यह है कि
जब देश आजाद हो गया और देश में स्वतंत्र संविधान बन गया तो एक काम हुआ, जमींदारी उन्मूलन कानून आया, सारे राजाओं की जमींदारियां खत्म कर दी गई, बड़े बड़े जमींदारों की जमींदारियां खत्म हो गई, तो रामनद के राजा की जमींदारी चली गई। अब वो रामनद के राजा की जमीन नहीं थी, क्योंकि रामनद का विलय तमिलनाडु में हो चुका था और रामनद को टेक ओवर तमिलनाडु ने कर लिया था। तमिलनाडु पर जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होता था। जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया तो वह रामनद की जमीन नहीं रही, कच्चाथीवू द्वीप। हम ये गलतफहमी में न रहे, आज कच्चाथीवू द्वीप को राजा की जमीन कह के आप क्लेम कर रहे हैं, कल हिंदुस्तान की जो जमीनें छीन ली गई राजाओं से और जमींदारों से, आप उसको क्लेम करेंगे। ये तो सामंतवाद की और जमींदारी प्रथा की पुनर्वापसी होगी। नरेंद्र मोदी जानते नहीं है कच्चाथीवू द्वीप के बारे में। जब उन्होंने 31 मार्च को मेरठ में बोला, ट्वीट किया सॉरी, तो वह कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो देश के अंदर और देश के बाहर एक साथ कई दरवाजे खोल रहे थे समस्याओं के। रामनद की जमीन मानना कच्चाथीवू द्वीप को एक तरह से भारत के जमींदारी उन्मूलन कानून का उल्लंघन करना है। जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया तो अब वह राजा और उसकी संपत्ति, उसका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो चुका था। जब हमारे देश आजाद हुआ, संविधान बना, हमारे रजवाड़े खत्म हो गए, जमींदारों की जमींदारी प्रथा का अंत हो चुका था। तो रामनद के राजा की अब वो जमीन नहीं रही, वो तमिलनाडु सरकार की जमीन थी। और तमिलनाडु सरकार की भी जमीन कैसे थी, कागज पे देखना होगा। अंतरराष्ट्रीय नियम है, राष्ट्रीय नियम है चीजों को रिजॉल्व करके, समुद्री सीमाओं को तय करने के अंतरराष्ट्रीय नियम है। हम उन अंतरराष्ट्रीय नियमों से बंधे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वे हमेशा एक फेक नैरेटिव खड़ा करते हैं और वह इस इलेक्शन का एक ग्रांड डिजाइन है। मैं सिर्फ एक दो चीजें इसमें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो यह कि 1921 में पहली बार कच्चाथीवू द्वीप के बारे में मद्रास प्रेसिडेंसी और श्रीलंका के बीच विवाद उठा और इस पर आपसी संवाद हुआ। और दोनों ही उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत थे। दोनों ही शासकों ने, कोलंबो के शासकों ने और यहां के शासकों ने, मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी के शासकों ने, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उस समय बातचीत को जो श्रीलंका की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके डेलीगेशन को जो लीड कर रहे थे, बी हॉर्सबुर्ग जो है वो कस्टम के कलेक्टर थे और वे सीलोन का जो शिष्टमंडल आया था उस सीलोन के शिष्टमंडल के नेता थे। उन्होंने डिटेल्स में वे तमाम प्रमाण 1921 में रखे मद्रास प्रेसिडेंसी के डेलीगेशन के सामने कि कच्चाथीवू द्वीप किस तरह से श्रीलंका का हिस्सा है। तो भारत सरकार की जो उस समय प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधियों ने उनके किसी भी प्रमाण का खंडन नहीं किया और कोई प्रमाण पेश नहीं किया कि यह जमीन हमारी है। नरेंद्र मोदी से हम यह कहना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके यहां दफ्तर में फाइल में मौजूद है, कम से कम अपनी निरक्षरता दूर करने के लिए उन्हें पढ़ तो लें। ये जो कच्चाथीवू द्वीप है बहुत छोटा सा द्वीप है, 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है ये द्वीप, और रामेश्वरम से ये पास में पड़ता है। इस कच्चाथीवू द्वीप की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो अब है, इस डेलीगेशन, ये जो 1921 की बात मैं जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि वहां सारे डॉक्यूमेंट्स दोनों पक्षों ने रखे थे, भारतीय पक्ष की तरफ से कोई प्रमाण पेश नहीं हुआ। अब हम एक नई समस्या, जिसको कि कायदे से आपको समझना होगा, नरेंद्र मोदी को भी समझना होगा, उनके चंटू मंटुओं को भी समझना होगा, वो ये कि भारत ने कोई, कांग्रेस पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया था श्रीलंका के साथ में। भारत की सरकार ने समझौता किया था। अगर हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रों की संप्रभुता के सवाल उठाएंगे
राष्ट्रों के क्षेत्रफल के सवाल उठेंगे तो हम फजीयत में फंसेंगे, और ऐसी फजीयत होगी बचाने के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे, बड़ी पिटाई होगी दुनिया में। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रफल के सवाल नहीं उठाए जाते। जो राष्ट्रों के बीच में द्विपक्षीय समझौते हो जाते हैं, उन द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, उनके बारे में सवाल नहीं खड़े किए जाते। अगर सरकार इसके बारे में सवाल खड़े कर रही है तो ये कूटनीति के दृष्टि से सारी दुनिया में एक सबसे बुरा उदाहरण पेश किया हो जाएगा। अगर भारत सरकार को समझौता बदलना है तो ये भी तो है ना, अगर आज मोदी जी बदल देंगे तो कल मोदी जी जब चले जाएंगे तो दूसरी सरकार उसे बदल देगी। अब यही होता रहेगा। मोदी जी ये क्यों सोचते हैं कि वो जो करके जा रहे हैं वो स्थायी है और वो कब बदलेगा? नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, संप्रभुता और क्षेत्रफल के प्रश्नों को जो रिजॉल्व हो चुके हैं द्विपक्षीय बातचीत के जरिए, समझौते के जरिए, उन्हें नए सिरे से उठाना गलत है। वो अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन है, राष्ट्रीय मर्यादा और नियमों का और संप्रभुता के नियमों का उल्लंघन है। एक और चीज है, वो ये कि सन 2014 से लेकर 2022 तक, नरेंद्र मोदी 14 में आए, 2022 तक भारत सरकार की इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया है, ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें सरकार बार बार यह कहती रही है कि कच्चा थीबू द्वीप श्रीलंका का है, भारत का इसमें स्वामित्व नहीं है। संसद में 15 मार्च 2017 को विदेश राज्य मंत्री, जो कि सेनाध्यक्ष भी थे एक जमाने में, बीके सिंह, उन्होंने साफ कहा था कि कच्चा थीबू द्वीप में जो मछुआरे पकड़े गए हैं, उन मछुआरों को श्रीलंका में पकड़े जाने की वजह को कच्चा थीबू द्वीप के स्वामित्व के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संसद में ये बीके सिंह का दिया हुआ बयान, और ये बीके सिंह का बयान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का बयान है, क्योंकि सरकार कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उस 1974 के समझौते में के मछुआरों को कच्चा थीबू द्वीप के समुद्री इलाके में मछलियां पकड़ने का अधिकार है। एक और चीज है, ये इसी तरह का एक समझौता बांग्लादेश के साथ में 2015 में हुआ था। और जब समझौता हुआ था तो किस बात पर समझौता हुआ था, क्यों समझौता करना पड़ा था, किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने, जिसे हेग अदालत कहते हैं, हेग अदालत ने जो 2014 में रूलिंग दी थी, उस रूलिंग के तहत वो समझौता किया गया था। भारत सरकार ने वो रूलिंग मानी थी। भारत ने जो 1974 में जो समझौता किया है, वो समझौता इसलिए किया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत हम इस समस्या को सुलझाना चाहते थे। एक और चीज है जो कि चिंता की चीज है, लेकिन समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की आदत है पंगे खड़े करने की पड़ोसियों से, अपनी वीरता दिखाते हैं वो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो इंटरनेशनल मानकों के आधार पर एग्रीमेंट, द्विपक्षीय समझौते हो चुके हैं, उन्हें बदला नहीं जाना चाहिए। उनमें आप ऐड कर सकते हैं, उन्हें तरीके से बदल नए संशोधन ला सकते हैं उसमें, लेकिन वो समझौते नहीं खत्म किए जाते। नरेंद्र मोदी ने गलती यह की कि जो कर चुके हैं वो उसका परिणाम भोग रहे हैं। वो ये कि 1960 में इंदुस वैली, यानी जो पाकिस्तान से जो नदियां आ रही हैं, उसको लेके जो हमारा समझौता है, और 1960 में किया गया समझौता है, वो अचानक नरेंद्र मोदी को कश्मीर के संदर्भ में यह ध्यान आया कि हमें इस समझौते को बदल देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने आओ देखा ना ताओ
एक चिट्ठी लिख मारी और उन्होंने कहा कि इस समझौते पर पुनर्विचार की जरूरत है। कूटनीतिक दृष्टि से यह निर्णय गलत था। और अगर कच्चा थीवू द्वीप पर वो ये गलती करते हैं कि वहां दोबारा उसे रीओपन करते हैं, तो ये भी गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो द्विपक्षीय समझौते राष्ट्रों के बीच में हो जाते हैं, वे सरकारों के आने जाने से वो समझौते बदलते नहीं हैं। एक और चीज है जिस समझने की जरूरत है। वो चीज क्या है? वो चीज यह है कि अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और श्रीलंका फरवरी 1948 में आजाद हुआ। और दोनों जब आजाद हुए तो समुद्री सीमा पर दोनों के बीच में विवाद था कि कौन सा क्षेत्र माना जाए, कौन सा क्षेत्र किस देश का है, कितना कहां तक है। और दूसरी समस्या ये थी जिससे कि भारत बहुत डिस्टर्ब था, लंबे समय तक डिस्टर्ब रहा, वो ये कि श्रीलंका में बड़ी संख्या में तमिल भाषा भाषी रहते हैं और तमिल भाषा भाषियों के पास में नागरिकता नहीं थी। तमिलों का कोई देश नहीं था श्रीलंका, जबकि तमिल बड़ी संख्या में थे वहां। और जब 1971 में जब भारत ने युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ में और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उस समय तक स्थिति यह थी कि श्रीलंका के जो एयरपोर्ट थे, उन एयरपोर्ट का पाकिस्तान ने अपने वायुसेना के बमबरसक विमानों की तेल भरने के लिए इस्तेमाल किया था। भारत से चिंतित था। उन दिनों श्रीलंका जो है वो चाइना का पिट्ठू हुआ करता था। भारत सरकार के सामने एक चुनौती थी, किसी तरह से श्रीलंका को चाइना की ये जो अनुकरण भाव है उसका उससे पीछे निकाला जाए और भारत दोस्त बनाया जाए। मिसेस गांधी ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध खत्म होने के बाद में, बांग्लादेश का स्वतंत्र निर्माण करने के बाद में इसकी पहल की। और कच्चा थीवू द्वीप के बारे में सबसे पहले निगोशिएशन किसने स्टार्ट किए? पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने नहीं। इंदिरा गांधी ने तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो प्रोसेस शुरू किया था उस प्रोसेस को कंप्लीट किया। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वे किसी भी चीज को उठाते हैं तो पहला काम यह करते हैं उसकी हिस्टोरिसिटी नष्ट कर देते हैं, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, ऐतिहासिक सूचनाओं को उनको नष्ट कर देते हैं। दूसरा काम यह करते हैं कि वो झूठी कहानियां बनाते हैं, जो इन्होंने इलेक्शन में किया है। भारत के उस समझौते के बाद चाइना के श्रीलंका चाइना का पिट्ठू नहीं रह गया, उसने भारत के साथ में मित्रता की और गाढ़ी मित्रता हुई। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि नरेंद्र मोदी को यह चीज दिखाई नहीं देती और देखते भी है तो बोलते नहीं है। नरेंद्र मोदी से सवाल किया जाना चाहिए कि तमिल नागरिकों को नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और नए नागरिकता कानून लागू किए, उसमें तमिल शामिल नहीं है। अगर तमिल माइग्रेट करके आते हैं शरणार्थी की तरह भारत में, तो वे नागरिकता नहीं पा सकते नए नागरिकता कानून के तहत, क्योंकि नए नागरिकता कानून में तमिलों की और मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। तो हम अपनी तरफ से क्या करें? तमिलों को एकदम राज्य विहीन छोड़ दें? भारत के उस कदम का यह फायदा हुआ कि वहां तमिलों को नागरिक इस बात को कि जाफना में जो है वो तमिल भाषा भाषी सबसे अधिक रहते हैं और जाफना को लेकर बड़े पैमाने पर वहां गृह युद्ध की स्थिति बनी। हजारों तमिल माइग्रेट होकर मद्रास चले आए। हजारों तमिलों को तमिलनाडु में बसाया गया, उनके खर्चे उठाए गए और कालांतर में लिट्टे के व्यक्तियों के हाथों राजीव गांधी की हत्या हुई। भारत ने आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया, लिट्टे के साथ में कोई समझौता नहीं किया। लिट्टे ने जो बदमाशी की उसका एक पलट के जवाब दिया। सारे दुनिया के दबाव को इग्नोर करके श्रीलंका पर सीधे हमला बोला, लिट्टे के इलाके पर हमला बोला, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। नरेंद्र मोदी ने तो अपने जीवन में चूहा नहीं मारा है।
तमिल जनता के भावनाओं को भड़काने के लिए उन्होंने कच्चा थीवू का मसला उठाया है। जब सच्चाई है, कांग्रेस ने अपने प्रधानमंत्री की बलि दिया तमिलों की रक्षा के लिए। कौन नहीं जानता राजीव गांधी के बलिदान को? मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई माननी होगी हमें। मैंने कांग्रेस की बड़ी आलोचनाएं की हैं, यहां तक कि लिट्टे के साथ में जब समझौता हुआ था तब हमने उस समय भी लिखा था और बोल रहे थे हम नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स नहीं करते थे। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझे, कच्चा थीवू का मसला जो है वो एक तरह से रिजॉल्व हो चुका मसला है, उसे दोबारा रीओपन नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार संसद में इस बात को कह चुकी है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कह चुकी है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कहा है, जो एफिडेविट है, कि कच्चा थीवू द्वीप हमारा नहीं है, इसलिए उसे वापस लाने का सवाल ही नहीं उठता। यह केंद्र सरकार की एफिडेविट है। सब कुछ जानते हुए अनजान लोगों की तरह आरटीआई के जरिए लोगों की भावनाएं भड़काना और फेक नैरेटिव गढ़ना और फेक नैरेटिव के आधार पर लोगों को मोबिलाइज करना और विपक्ष को कलंकित करना, यह नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक, जिसे कह के, आदत है। ये आदत राजनीति के श्रेष्ठ मानव प्रतिमानों, नियमों, उनका उल्लंघन है। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, लेकिन कम से कम इतनी कीचड़ मत फैलाओ कमल खिलाने के लिए कि खुद ही उसमें डूब जाओ। कच्चा थीवू द्वीप भारत का नहीं, श्रीलंका का है, और ये चीज बोलने में आपकी जीभ नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।